Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we're going to discuss about is from the editorials, that is right to disconnect. After that पॉलिटी में आज हम पॉश एक्ट 2013 के बारे में रीड करेंगे एंड सिक्योरिटी में आज हम आईएनएस त्रिशूल के बारे में जानेंगे एंड मोर ओवर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नारुरू आइलैंड्स के बारे में. तो we will be discussing about these all the articles which are relevant for our prelims as well as mains. आइए शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले आज के एडिटोरियल को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, जब बात की जाए राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है. जैसे मान लीजिए आपका ऑफिशियल वर्किंग टाइम है 10 से 6 बजे तक. अब कई बार आप ऐसा देखते हैं कि आपके ऑफिस से कॉल आता है रात 8 बजे एंड आपको कहा जाता है कि आपको कुछ अर्जेंट काम करके देना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं इससे एक पर्सन का वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टेबल होता है एंड दूसरी चीज उसकी मेंटल पीस खत्म होती है कि भाई ऑफिस वाले कभी भी फोन कर देते हैं और काम बता देते हैं. तो कहीं ना कहीं जब हम राइट टू डिस्कनेक्ट की बात करते हैं तो ये एम्पावर करता है एक एम्प्लॉय को कि भाई वो ऑफिस के रिलेटेड जो भी काम हो उससे डिस्कनेक्ट कर सकता है आफ्टर ऑफिस आवर जो आपके खत्म हो गए हैं उसके बाद. नाउ इफ वी टॉक अबाउट, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हो. यू माइट बी अवेयर अबाउट जब ईवाई की एक एम्प्लॉय की डेथ हुई थी सितंबर मंथ में, तब भी इसके ऊपर बहुत सी डिबेट हुई थी. आज हम बात करेंगे कि वेरियस जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वहां पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या इंडिया में इसके रिगार्डिंग बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेजिस्लेशन में, एंड व्हाट इज एक्चुअली द बेनिफिट एंड शॉर्टकमिंग इन दिस. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है. तो फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस ने 2017 में राइट टू डिस्कनेक्ट को कहीं ना कहीं इनेक्ट किया. इसके अलावा पुर्तगाल, यहां पर भी आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स को प्रोहिबिट करते हैं कि भाई जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं ऑफिस आवर्स के बाद आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस बहुत सीवियर इमरजेंसी ना हो. देन स्पेन में भी सेम तरह का सेफगार्ड एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया गया एंड लेटेस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड किया गया. मतलब देयर आर सेवरल कंट्रीज जहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है लेटर एंड स्पिरिट में. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया में आज भी अगर हम बात करें वर्कर्स की, ऑलमोस्ट 49% ऑफ द वर्किंग क्लास वो कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से जूझ रही हैं. ऐसा एक रिपोर्ट में, एडीपी की एक रिपोर्ट में बताया गया है. मोर ओवर इस कांस्टेंट मेंटल जो आप ये कह सकते हो स्ट्रेस है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं इंप्लॉयज में बर्नआउट देखने को मिलता है कि भाई बहुत थकावट सी महसूस करते हैं, अपने काम को पसंद नहीं करते, एक एंजाइटी डेवलप होती है एंड मोर ओवर पर्सन डिप्रेशन तक में जा सकता है. तो ओवरऑल अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, मतलब हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस की बात करें, तो पर्सन को स्ट्रेस, कहीं ना कहीं कॉर्निया रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो देखने को मिल सकती हैं एंड इवन ओवरऑल उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है. ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट में भी बताया गया. मतलब व्हाट आई फील लाइक कि भी देखो, एक प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है जो क्लासिकल मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली, कि जो क्लासिकल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें कहा जाता है कि भाई आप साइज ऑफ पाई को इंक्रीज कर दीजिए एंड ऑटोमेटिकली आप जितना ज्यादा शेयर अपने एम्प्लॉय को देंगे वो उतना ही काम करने के लिए खुश होगा. बट बिहेवियरल अप्रोच इससे अलग होती है, जो ये कहते हैं कि भाई आप एक एम्प्लॉय की वेलबींग का ख्याल रखिए एंड एम्प्लॉय अगर अच्छा रहेगा, मतलब मेंटली और फिजिकली फिट रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. और ऐसा ही सेम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में भी पाया गया कि ऑलमोस्ट 13% तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर एम्प्लॉय आपके हैप्पी हैं तो. अब ये तो बात होगी कि भाई हेल्थ से रिलेटेड क्या रिस्क है, क्या प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट है, बट फैमिली लाइफ भी तो कहीं ना कहीं सफर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन 10 to 6 की जॉब के बाद अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है, अब उसकी फैमिली टाइम में इंक्रोचमेंट होगी तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर इंपैक्ट रहेगा एंड वो अपना क्वालिटी ऑफ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा फैमिली के साथ. तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल ग्रोथ, पेरेंटिंग एंड जो केयर गिविंग जो
काम है उसके, जैसे अपने एल्डरलीज का ध्यान रखना, जैसे माँ बाप हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, तो उनके ध्यान रखने में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, वी आर सोशल एनिमल, सोशल एनिमल इन द सेंस वी लव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। पर जब अगर किसी की कोई पर्सनल लाइफ ना रहे तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर पे भी रिफ्लेक्ट होता है, एंड वो चीज कहीं ना कहीं फैमिली को भी इंपैक्ट करेगी, एंड इवन उसकी सोसाइटल वेलबींग को भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी। तो दैट्स वाई यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक राइट टू डिस्कनेक्ट इंडिया में भी आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्पेसिफिकली मेल्स की बात करें, मेल्स में तो फिर भी उनके ऊपर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। आप ये समझे कि केयर गिविंग में फीमेल सबसे नंबर 1 पे आती है, उनको ऑफिस का काम भी करना है और प्लस दे हैव टू वर्क फॉर होम एज वेल, होम मेकर्स की भी ड्यूटी है उनकी। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि वुमेन्स के ऊपर डबल बर्डन इंक्रीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू ऑलवेज सी कि वुमेन का लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन रिड्यूस होता है। तो अगर हम राइट टू डिस्कनेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं फीमेल्स का पार्टिसिपेशन भी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दिस आप एक चीज समझे कि इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में कई जगह कहा गया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। जैसे आर्टिकल 38 को देखिए, यह बात करता है कि भी हम प्रमोट करेंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर कैसे प्रमोट कर सकते हो बिना उसके मेंटल पीस के या बिना उसके सोशल वेलबींग के? तो इन दैट केस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे डीपीएसपीज में भी इसको बताया गया। एंड इन एडिशन टू दिस आर्टिकल 39 क्लॉज ई जो है वो बात करता है वर्कर्स की हेल्थ के बारे में, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में। तो ये भी तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ड्यूटी है, एंड इफ दैट्स द ड्यूटी तो आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी सेम इसी ट्रेंड पे कहीं ना कहीं बात की गई है। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में वर्क प्लेस डिग्निटी के बारे में बात की गई है कि आपको इंश्योर करना है। इवन प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2012 के केस में इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स को कहीं ना कहीं सुपीरियर्स की रोकने की बात की गई है। देन रविंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की नीड को समझने की बात की गई है। तो ओवरऑल टाइम एंड अगेन वर्क कल्चर को कहीं ना कहीं ठीक करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेरियस जजमेंट्स में कहा है। अब लेजिस्लेटिव फ्रंट पे बात की जाए तो एक प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? एमपी सुप्रिया सुले ने। अब देखिए प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पहले आप इसे समझे। इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मल्टीपल टाइम इसे वैसे तो इंट्रोड्यूस किया गया है, बट प्राइवेट मेंबर बिल आपका वो होता है जो मिनिस्टर्स के अलावा कोई भी लेजिस्लेशन में लेके आए, लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करे। यानी पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी अदर देन मिनिस्टर कोई बिल लेके आता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो इस बिल में राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं बात की गई थी, एंड डायरेक्टली पेनल्टीज के बारे में भी बात की गई थी। इन केस कोई करता है इसका वायलेशन तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज दैट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अब अगर इसे इंट्रोड्यूस करना है तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक कंसर्न। अब देखिए लेबर को अगर आप एफिशिएंटली यूज नहीं करते, वर्कफोर्स को अगर आप एफिशिएंटली यूज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में पीछे चले जाते हैं, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकेंगे। सेकेंड चीज, एक कल्चरल बैरियर है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमेशा एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को कैसे देखा गया है? उसे देखा गया है कि भाई वो लॉन्ग वर्किंग आवर विद कमिटमेंट टू वर्क, ही विल वर्क टिल द एंड, कि भाई जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा तब तक वो लगातार काम करता रहेगा। सो कहीं ना कहीं वो कल्चरल एस्पेक्ट में भी हमारे फिट नहीं बैठते। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो अवेयरनेस का एक गैप है, वेदर वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय, कहीं ना कहीं वो दोनों ही इस चेंजेस को रजिस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। इंडिया के अंदर अगर आप देखें, वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब वर्किंग फोर्स जो है हमारी बहुत हाई है एज कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इन दैट केस अगर कोई पर्सन राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में बात करता है तो इजीली उसको रिप्लेस किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर ऑफरिंग द सेम सर्विसेज
तो बिकॉज ऑफ दैट यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई एक्चुअल में इस चीज को इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। अब यहां पर इसके कुछ वे फॉरवर्ड्स बताए गए कि आप सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर एक लेजिस्लेशन लेके आओ जिसमें आप बताइए कि राइट टू डिस्कनेक्ट में क्या चीज इंक्लूडेड है, उसको पूरा प्रॉपर डिफाइन कीजिए। एंड मीनवाइल जब तक ये इंट्रोड्यूस होता है तो यहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इस चीज को इंश्योर करें कि भाई लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको बेटर वे में वो इंकरेज करें। देयर शुड बी कि भाई अनटिल और अनलेस इट्स अर्जेंसी तब तक आप पर्सन को उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। इन एडिशन टू दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम द ग्लोबल प्रोटोकॉल्स, जैसे जो चीज आपको फ्रांस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, सेम वर्क कल्चर को आप यहां पर इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हैं। मतलब थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में व्हाट माइट बी गुड फॉर फ्रांस, व्हाट माइट बी गुड फॉर पुर्तगाल, व्हाट माइट बी गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया माइट नॉट बी गुड फॉर इंडिया। तो उसको इंडियन कंटेक्स्ट में ढाल के तब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि यह भी अवेयरनेस डालनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर कि भाई देखिए अगर इंप्लॉय हेल्दी है, इंप्लॉय हैप्पी है, विद दैट उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर ये चीज आप अगर इंप्लॉयर्स को कहीं ना कहीं उनको इजीली समझा सकें तो इससे जो रिजल्ट है वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है दोनों इंप्लॉयर्स के लिए भी और इवन इंप्लॉयज के लिए भी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। दिस इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 एंड इवन यू कैन रिलेट इट विद द गवर्नेंस पार्ट जो आपका देखने को मिलता है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो बच्चे 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब अगर उन्हें एक स्पीडी रिवीजन चाहिए जहां पर उन्हें लगे कि भाई मुझे अपने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको क्विकली रिवाइज करना है, तो उसके लिए वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स की एक्चुअल जो कीमत है वो 12,500 है, बट अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं दैट इज VSHMA तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा जिसके बाद ये आपको रफली 10,000 के अराउंड पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। पोश एक्ट के लिए अभी अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन पार्टीज में पॉश एक्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। अब इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया कि भाई देखो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 के अंडर यह कहा गया था कि भाई आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए आपको। तो यहां पर आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी हरासमेंट रिलेटेड केसेस के लिए इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए आप कहिए। अब देखिए एक्चुअल में इंडिया में 1997 से पहले तक अगर आप बात करें सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पे इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में यहां पर पहली बार हमने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि हमारे यहां पर प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है इसको एड्रेस करने के लिए। और इसी के बाद आप देखते हैं कि भाई विशाखा गाइडलाइंस निकल के आती हैं जिसके थ्रू ओवरऑल जो मेजर 3 ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको वायलेट किया जा रहा था वर्क प्लेस पे, उनको कहीं ना कहीं रिफिट करने की कोशिश की गई। जैसे अगर आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की। अब फीमेल का अगर वर्क प्लेस पे हरासमेंट होगा तो इससे डायरेक्ट नेगेटिव असर पड़ता है कहीं ना कहीं उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे, तो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी उसके ऊपर असर है। आर्टिकल 15 के अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, उसके ऊपर इंपैक्ट है। मोर ओवर आप आर्टिकल 21 की बात करें राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की, तो ये सीधा सीधा उसका भी वायलेशन है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस यहां पे निकाली थी। अब इस गाइडलाइंस आने के बाद आप ये मान के चलें कि एक मेजर बात ये भी हुई कि मीनवाइल इस गाइडलाइंस आने के 3-4 साल पहले हमने 1993 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी साइन किया था, दैट इज कन्वेंशन ऑन एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन।
अब इसको रेटिफाई करने के बाद भी हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए थे, तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर बनी, एंड जिसके बाद 2013 में हमने कोडिफाई किए उन प्रिंसिपल्स को जो विशाखा गाइडलाइंस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किए थे, जिसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अब देखो, एक्चुअल में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रिवेंट कर सके कि वर्कफोर्स के अंदर या वर्क प्लेस में किसी भी तरह का फीमेल का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। फीमेल का क्या, जेंडर न्यूट्रल टर्म लेके चलते हैं, किसी का भी हरासमेंट ना हो। अब इसमें हर तरह के इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को इसमें इंक्लूड किया गया एंड एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया जिसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कर सके। अब ये किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सभी वर्क प्लेसेस को कवर करता है, वेदर गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ, हॉस्पिटल्स, सभी तरह की चीजों को यहां पर ये कवर करता है। इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ये कवर करता है, जहां पर आपके 10 से कम एम्प्लॉयज आपको देखने को मिल रहे हो। वैसे तो ये 10 या 10 से ज्यादा वाले केस में आपको खुद की एक कमेटी बनानी पड़ती है, बट ओवरऑल अगर 10 एम्प्लॉयज से कम भी हैं तब भी यहां पर रिड्रेसल मैकेनिज्म को इन्फोर्स किया गया है, एंड इवन डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब इररिस्पेक्टिव कहां पर वो फीमेल एम्प्लॉयड है, एवरीवन विल बी कवर्ड अंडर दिस। अब इसमें क्या क्या चीजें हरासमेंट में इंक्लूड की गई है? किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल फेवर की कोई डिमांड करता है वो, सेक्सुअल या कलर रिमार्क करता है कोई वो, पोर्नोग्राफी दिखाता है वो भी, एंड अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कोई भी आपका सेक्सुअल रिलेटेड नेचर का कोई भी मटेरियल है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इन केस, अब कई हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे क्रिएट हो जाएं कि जिसमें फीमेल हरास हो रही हो, तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फेवर नहीं करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा, या कुछ हॉस्टाइल कंडीशन या ऑफेंसिव कंडीशंस आपने ऑफिस में क्रिएट कर दी है, या ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिससे उसकी मेंटल हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर असर पड़ रहा है, तो वो भी इसकी डेफिनेशन की एम्बिट में आता है। अब हमने ये समझ लिया कि क्या क्या यहां पर हो रहा है। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को आपको उन ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है जिसमें 10 या 10 से ज्यादा आपके एम्प्लॉयज हैं, यानी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो वो मैंडेटरी है आपके लिए। अब इसमें एक सीनियर फीमेल जो होंगी वो इसको लीड करेंगी, जिसको इस सभी चीजों के बारे में नॉलेज हो, मींस लीगल और लाइक नॉर्मल जो फीमेल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उस सभी की नॉलेज हो, एंड मोर ओवर इनमें एक चेयरपर्सन के अलावा 2 मेंबर्स और रहेंगे मिनिमम। अब इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का रहता है, एंड एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द मेंबर हो वो आपके नॉमिनेटेड हो, तो ये चीज इसमें कही गई है। अब मान लीजिए अगर 10 से कम एम्प्लॉय हैं तो उस केस में क्या, तो उस केस में लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे, एंड यहां पर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब कंप्लेंट और इंक्वायरी का क्या मेथड रहेगा? इंसिडेंट होने के 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, एंड ये दोनों कमेटीज जो है इसे 90 दिन के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगी, एंड रिकमेंडेशन और मेजर्स यहां पर वो बताएंगी। अब एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटी है? देखिए, एज अ एम्प्लॉयर उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा सेफ एंड हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस, एंड इवन यहां पर अपने ऑफिसेज में उनको इंफॉर्मेशन अबाउट जो इंटरनल कमेटी आपने फॉर्म की है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसके, उनके बारे में भी हाईलाइट करके बताना होगा। इन एडिशन टू दिस आपको रेगुलर जैसे मीटिंग्स या प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों में अवेयरनेस जनरेशन का काम करना है, एंड यहां पर आपको यह भी इंश्योर करना है कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स हो उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन दी गई है कमेटी के द्वारा उसे फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फाइन हो सकता है अप टू 50,000 का, एंड इवन रिपीटेड ऑफेंस के कारण लाइसेंस भी कैंसिल यहां पे हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, बट एक चीज ये भी है कि भाई फॉल्स कंप्लेंट के लिए भी सेफगार्ड यहां पर प्रोवाइड करने का बात की गई है। अब एक्चुअल में एक्ट देखने में तो बहुत अच्छा है, बट आज की डेट में भी इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, एंड बहुत कम कंप्लायंस भी देखने को मिलते हैं। बहुत कम ऐसी एरियाज है
जहां पर आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज देखने को मिलती हैं, तो बहुत कम है। एंड मोर ओवर एक कल्चरल बैरियर भी है कि भाई देखो, अगर कोई लड़की कंप्लेंट करती है तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि भाई उसके चाल चलन पे कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाने लग जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। लास्ट में अगर बात की जाए तो भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसे टोटली इंप्लीमेंट कर पाना, मतलब लाइक एब्सोल्यूट इंप्लीमेंटेशन, वो थोड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसे हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। इस आर्टिकल में यही चीज आपको याद रखनी है। अब इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, उसके लिए आपको याद रखना है कि आपको ओवरऑल इंश्योर करना है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन बेटर हो एंड लोगों के बीच में अवेयरनेस को आप और बेटर कर सके। प्लस आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि भाई आप जो ये कमेटीज फॉर्म कर रहे हो, इसके पास पूरी पावर हो, उसकी पूरी प्रॉपर एक रोबस्ट ट्रेनिंग हो, ताकि वो इस तरह के मैटर्स को हैंडल कर सके। एंड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे आप बेटर वे में टारगेट कर सकते हो, दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। तो अगर हम ये चीजें करते हैं तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ओवरऑल वुमेन्स के पार्टिसिपेशन में भी। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आईएनएस त्रिशूल के बारे में। देखिए, आईएनएस त्रिशूल अभी रिसेंटली कमीशन की गई है। एक्चुअल में ये किरिकैव 3 क्लास की आपकी स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। अब एक वर्ड आता है स्टिल्थ। स्टिल्थ मतलब ये होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो रडार और थर्मल सिग्नेचर्स पे इजीली डिटेक्ट ना हो सके। अब इस शिप की बात की जाए, इस फ्रिगेट की बात की जाए, तो डेफिनेटली मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस में आपकी हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस रडार्स लगे हुए हैं जो इसको एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। इन एडिशन टू दिस, आप ये समझ के चलें कि ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए भी ये आपकी आईएनएस त्रिशूल यानी ओपन सीज में ऑपरेशंस के लिए भी आपकी हेल्प करेगा। अब इंडिया की अगर आप पोजीशन देखें तो जैसे इंडिया है, ये पूरे इंडियन ओशन में एक की कंट्री है। अगर यहां पर जैसे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर जैसे आपको अफ्रीका देखने को मिलता है, तो यहां पर चाहे आपका जितना भी एरिया है, चाहे ये रेड सी वाला हो और ये लाइक हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हो, ये मैडागास्कर वाला हो, यहां पर मलक्का स्ट्रेट्स आ जाते हैं, तो इस पूरे एरिया में इंडिया का डोमिनेंस है। एंड इंडिया को यहां पर आप एक तरह से ये कह सकते हो कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इन सभी कंट्रीज को। चाहे टेरर की बात करें, हम पायरेसी की बात करें, एंड इवन अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो उन सभी केसेस को हैंडल करने में इंडिया की एक्सपर्टीज है। तो कहीं ना कहीं उसमें इंडिया का जो रोल है उसको और बूस्ट करने का ये काम करेगी। प्लस इंडिया और रशिया रिलेशंस अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मिच्योर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में टाइज को स्ट्रेंथन करने का काम करेगी। एंड क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, एक तलमल करके आपका नेक्स्ट ईयर आने वाली है, सेम इसी क्लास की आपकी फ्रिगेट, एक अभी त्रिशूल आई है। अब 2025 में स्टार्टिंग में जब आपकी ये जो आ जाएगी, ये 2 तो आपकी रशिया में बननी थी। अब रशिया के बाद बाकी जो 2 हैं वो गोवा शिपयार्ड के साथ मिलकर इंडिया में प्रोड्यूस की जाएगी। तो मेक इन इंडिया को भी ये बूस्ट करेगा। तो वो भी इसमें एक आपको पॉसिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर इस प्रोजेक्ट 1135.6 किर्विक 3 की बात की जाए तो ये 7th शिप है। ऑल्दो इस पूरी क्लास की, इसमें अलग अलग क्लास है, जैसे त्रिशूल क्लास के अलावा यहां पर आप ये मान के चलो तलवार और तेग क्लास भी हैं। तो ये भी आपकी लाइक रशिया के साथ और अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलकर हमने बिल्ड की है। तो यहां पर एक्चुअल में ये फ्रिगेट डील हमारी 2016 में हुई थी, जिसके अंडर मैंने आपको बताया ना त्रिशूल पहली है, इसके अलावा तलमल भी आएगी एंड 2 शिप रशिया में बनेगी, बाकी गोवा शिपयार्ड आपके बिल्ड करेगी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई ये आपको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। इन एडिशन टू दिस, इस पूरे एरिया में किसी भी कंट्री में कोई भी क्राइसिस आते हैं, चाहे सुनामी आई हो, फ्लड आया हो, कुछ भी आया हो, तो वी आर द वन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। तो इस वजह से उसमें भी हमारी हेल्प करेगी। एंड प्लस ब्लू वाटर ऑपरेशन में हमारी कैपेबिलिटी इनहांस करके जो चाइना का एक डर है हमारे को, कहीं ना कहीं वो जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसके ऊपर जब वर्क करोगे तो वो डर आप खत्म कर पाएंगे। तो दैट इज देयर।
आज का आखिरी आर्टिकल है अबाउट नारुरू। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन की बात करें तो ये नारुरू आपका लोकेटेड है, इसके आसपास सोलोमन आइलैंड, किरिबाटी तुलुवु आइलैंड, वानुतु आइलैंड और ये मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एंड पपुआ न्यू गिनी, ये सभी कंट्रीज इसके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। एंड एक मेजर कंट्री जो आपको देखने को मिलते हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी $89 मिलियन की एक डील साइन की है 5 साल के लिए, जहां पर पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड ये जो आपकी कंट्री है, जो कि लीस्ट पॉपुलेटेड एक कंट्री है, जहां पर आपको ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर अगर बात की जाए, इस एरिया में फॉस्फेट के रिजर्व्स बहुत अच्छे खासे हैं। इस एरिया में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर पाएगा। एंड चाइना के साथ अगर इन्हें डील करनी होगी तो उसके अंदर इनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास अगले 5 साल के लिए वीटो पावर होगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ये आपका पूरा जो एग्रीमेंट है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेंस है इस एरिया में उसको हेल्प करेगा। एंड चाइना का जो प्रेजेंस है इस पैसिफिक ओशन में, क्योंकि चाइना सोलोमन आइलैंड्स के साथ, पपुआ न्यू गिनी वाले आइलैंड्स के साथ बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सके, कहीं ना कहीं उनके साथ ट्रेड इंक्रीज कर सके। तो यहां पर आपको समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस को दोनों को डर है कि भाई अगर चाइना हमारे डोर पे आके खड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट है हमारे लिए। तो उस थ्रेट को रिस्ट्रिक्ट करने में कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया की। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो आई होप आपको ये आज के आर्टिकल समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो जाने से पहले आप लाइक बटन जरूर से दबाना। एंड मोर ओवर अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलेंगे, जो नोट्स आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।